साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों नेस्ट की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उन साथियों के लिए जो अभी हाल ही में ईएमआरएस विद्यालयों में पढ़ाने के लिए चयनित हुए हैं, चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो। तो ऐसे साथी जो टीजीटी या पीजीटी के पदों पर चयनित हुए हैं और उनको हायर स्टडीज़ करनी है, तो उस केस में उनको एनओसी देने में काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स जो है वो बाधा उत्पन्न कर रहे थे। पहले एक लेटर आया था जिसमें काफ़ी सारे एफएक्यूज़ थे, तो उसमें क्लियरली लिखा गया था कि आपको स्टडी लीव नहीं मिलेगी। बट मैंने उस लेटर को आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था, स्टडी लीव एंड प्रोवाइडिंग एनओसी फॉर हायर स्टडीज़ आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देयर इज़ अ थिक लाइन बिटवीन स्टडी लीव एंड प्रोवाइडिंग एनओसी। तो आपको स्टडी लीव नहीं मिलेगी ये कंफर्म था, बट उसी आधार पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स मना कर रहे थे कि आपको एनओसी भी नहीं दी जाएगी आगे पढ़ने के लिए। भाई क्यों नहीं दी जाएगी? उस लेटर में तो कहीं भी नहीं लिखा होता कि आप हायर स्टडीज़ परस्यू नहीं कर सकते। बट काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको मतलब इस तरीके से मतलब बड़े आप पोस्ट पर बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको बड़ा दिल भी रखना चाहिए और थोड़े से अपने जो निर्णय लेने का जो आपके पास मादा भी होना चाहिए। सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बस मुझे किसी लेटर पर साइन ना करना पड़ जाए। अगर मैं किसी लेटर पर साइन कर दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मैं आगे चल के मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे किसी लेटर पर साइन ही ना करना पड़े किसी तो ऐसे लोगों को ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठा देते हैं, तो वे खुद भी परेशान रहते हैं, लोगों को भी परेशान रखते हैं। हाउएवर अब नेस्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि आपकी जो हायर स्टडीज़ हैं उसके लिए आपको एनओसी लेने के लिए कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपका जो एनओसी के लिए जो एम्पावर्ड अथॉरिटी है वो आपके प्रिंसिपल हैं, तो आपके प्रिंसिपल जो है वो आपको एनओसी इशू कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ये लेटर जारी किया गया है। सबसे पहले हम लेटर पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा गया है। तो 16 तारीख का ये लेटर है और सभी नोडल ऑफिसर्स स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को लिखा गया है और सब्जेक्ट है परमिशन टू रेगुलर ईएमआरएस स्टाफ पोस्टेड थ्रू ESSC 2023 to pursue higher education through distance online mode regarding. With reference to the above cited subject, it is informed that the requests are being received to permit EMR staff posted through ESSC 2023 to pursue higher education through distance online mode. By considering the fact that acquiring higher education by staff will be beneficial to students of EMRS, the competent authority has approved to consider the request favorably to streamline the process for permitting EMRS staff to pursue their education through distance or online mode for all the regular EMRS staff other than principals of EMRS are empowered to process such request on the receipt of representation, and in respect of principal the state societies are empowered to accept and permit such request। यानी कि अप टू पीजीटी जो है, पीजीटी बल्कि वाइस प्रिंसिपल की तभी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो वहाँ तक जो है पीजीटी तक प्रिंसिपल को अथॉरिटी है कि आपको आगे पढ़ाई के लिए वो आपको एनओसी इशू कर सकते हैं, चाहे वो सब स्टाफ को ही क्यों ना हो, टीचिंग स्टाफ को ही क्यों ना हो, या आपके नॉन टीचिंग स्टाफ को ही क्यों ना हो। सबको आपके जो प्रिंसिपल हैं वो आगे पढ़ाई करने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए एनओसी इशू कर सकते हैं। और इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल, अगर कहीं प्रिंसिपल आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि सपोज पीएचडी वगैरह करना चाहता है कोई, तो उस केस में आपका स्टेट सोसाइटी जो है वो एम्पावर्ड है एनओसी इशू करने के लिए। जो टीचर्स के लिए प्रिंसिपल एनओसी इशू करेंगे और जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल के लिए स्टेट सोसाइटी के बॉस एनओसी इशू करेंगे। तो आपको, अगर आप अप टू पीजीटी है तो आपको एनओसी के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन देंगे कि सर मैं एमए करना चाहता हूँ, एमएससी करना चाहता हूँ, या बीलिप BLIS कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, तो उस केस में आप एक एप्लीकेशन लिख के देंगे अपने प्रिंसिपल को, और आपके जो प्रिंसिपल हैं उस पर स्कूल के लेटर हेड पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाकर देंगे कि हाँ संस्था को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके एमए या एमएससी या जो भी आप कोर्स परस्यू करना चाहते हैं उसमें। और इफ इट इज़ आल्सो रिटरेटेड दैट नो स्टडी लीव शैल बी परमिटेड फॉर परस्यूइंग रेगुलर कोर्स। और यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको रेगुलर कोर्स करने के लिए कोई भी स्टडी लीव परमिट नहीं की जाएगी, स्टडी लीव नहीं दी जाएगी। तो ये बात इन्होंने दोहराया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टडी लीव आपको नहीं देता है, चाहे नवोदय हो, केवी हो या मानस, कोई भी आपको स्टडी लीव नहीं देता है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई आपका कोर्स स्पॉन्सर कर दे
कोई ऑर्गेनाइजेशन, दो अलग बात है। कोर्स बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर आपका करता नहीं है, तो आपको स्टडी लीव नहीं मिलेगी। तो दिस इश्यूज विद अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और फिर उसके बाद जॉइंट कमिश्नर जी के सिग्नेचर हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको कोई भी कोर्स करना है ऑनलाइन मोड में या ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप परमिशन मांग सकते हैं अपने प्रिंसिपल से। दूसरी बात, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट मोड में कराती है आपकी जो डिग्री है, तो आप उस प्राइवेट मोड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ आप रेगुलर कोर्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी NOC जो है वो डिनाई भी कर सकते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि उसके लिए आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी और वो छुट्टी स्टडी लीव आपको मिलेगी नहीं, और आप EOL लेते हैं तो उस केस में संस्था का नुकसान होता है। तो उस बेसिस पर आपके प्रिंसिपल जो हैं NOC डिनाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या आपके प्रिंसिपल NOC को डिनाई कर सकते हैं? 99% केसेस में आप अगर ऑनलाइन या ODL मोड से कोर्स कर रहे हैं तो वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है आपको NOC को डिनाई करने का। तो 99% केसेस में आपका कोई NOC जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो अप्रूव करना ही करना है आपके प्रिंसिपल को। दूसरी बात, सर जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तब क्या होगा? तब हमें छुट्टी कहाँ से मिलेगी? हमें क्या स्टडी लीव मिलेगी या कुछ मिलेगी, या जो एग्ज़ाम देने आए हमने NOC ले ली तो जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्या वो हमारी छुट्टी में काउंट होगा नहीं होगा? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एग्ज़ाम देना मतलब कोर्स के लिए आपको NOC मिल रही है, एग्ज़ाम देने ना देने उसके लिए क्या छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, उससे पूरा प्रिंसिपल का या संस्था का कोई लेना देना नहीं है। आपको जो छुट्टियां हैं वो अपनी मतलब एग्ज़ाम्स हैं वो अपने लेवल पे मैनेज करने होते हैं। इसमें आप अपनी EL ले सकते हैं या अपने एग्ज़ाम्स इस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं कि वो एग्ज़ाम आपके वैकेशन में पड़े। जैसे कि आपके जो इग्नू के एग्ज़ाम्स होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, दिसंबर में या जून में। तो दिसंबर में भी टर्म एंड एग्ज़ाम होते हैं, जून में भी टर्म एंड एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं वो अपने एग्ज़ाम की। हाँ भाई, मैं जून में जाऊंगा छुट्टी में तो उस समय मेरे एग्ज़ाम भी हो जाएंगे और काम भी चल जाएगा, या दिसंबर में उस समय मेरी छुट्टी चलेगी। जो भी है उस हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हैं। या आपको अगर एग्ज़ाम नहीं के वैकेशंस में एग्ज़ाम मैनेज नहीं हो पा रहे हैं तो आपके पास जो EL हैं वो EL लेके आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। अब बात ये उठती है क्या प्रिंसिपल आपके EL सेंक्शन करेंगे नहीं करेंगे? तो देखिए, अगर प्रिंसिपल के साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं और बहुत बुरे टर्म्स नहीं हैं प्रिंसिपल के साथ, या प्रिंसिपल बहुत बुरा इंसान नहीं है, तो उस केस में एग्ज़ाम के लिए कभी भी प्रिंसिपल आपको EL देने से मना नहीं करेगा। वो ईज़िली आपको EL दे देगा एग्ज़ाम देने के लिए। दूसरी बात, अगर आपके पास EL भी नहीं है उस केस में आप EOL यानी कि लीव विदाउट पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेकर ही आपको एग्ज़ाम देने होंगे। तो आप अपनी जो एग्ज़ाम है वो EOL लेकर ही भी दे सकते हैं। और इस केस में सपोज़ ऐसा हो सकता है कि आपके भी एग्ज़ाम पड़े उस दौरान, बोर्ड के एग्ज़ाम या बोर्ड के प्रैक्टिकल या कुछ ऐसा पड़ता है, तो उस केस में हो सकता है प्रिंसिपल आपको उस दौरान छुट्टी देने से मना करे। तो वो प्रिंसिपल के अधिकार क्षेत्र में है कि वो उस दौरान आपको जो है अगर मैनेज नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे, तो उस केस में आपको एग्ज़ाम देने से मतलब छुट्टी देने से मना भी कर सकते हैं। या सपोज़ किसी की इलेक्शन ड्यूटी वगैरह कुछ लगती है, उस दौरान आपका सपोज़ कोई एग्ज़ाम होता है, सपोज़ ऐसा होता है कि आप किसी की इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन में, उस केस में आपकी सपोज़ दूसरे स्टेट में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्टेट में वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस दौरान भी आपको जो है छुट्टी लेने से मना किया जा सकता है। तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में ही आपको छुट्टी देने से मना किया जा सकता है। बट ये प्रिंसिपल के अधिकार क्षेत्र में है कि हाँ, वो एग्ज़ाम के दौरान भी आपको अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में छुट्टी देने से मना कर सकता है। बट नॉर्मल परिस्थितियाँ हैं तो आपको वो ज़रूर ही छुट्टी सेंक्शन कर देगा। अगर EL है तो EL सेंक्शन कर दी जाएगी, CL है तो CL सेंक्शन कर दी जाएगी, अगर कुछ भी नहीं है तो EOL सेंक्शन कर दी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम्स मैनेज कर सकते हैं। मेयरली NOC मिलने का ये मीनिंग नहीं होता है कि आपके एग्ज़ाम्स को भी जो डिपार्टमेंट है वो स्पॉन्सर करेगा। आपके एग्ज़ाम के समय जो आपकी छुट्टी लगेगी वो आपकी
जो पेड लीव होगी, नहीं, वो पेड लीव नहीं होती है। वो अगर ईएल आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो ईओएल, नहीं तो सीएल, उस तरीके से या वैकेशंस में आपको मैनेज करना होता है। अगर एनओसी के रिगार्डिंग आपकी और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपनी समस्या रख सकते हैं। आपकी एनओसी के रिगार्डिंग कोई भी समस्या होगी तो वो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो आप एनओसी ज़रूर ही लें। डिपार्टमेंट को छुपाकर एनओसी कोई भी कोर्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने डिपार्टमेंट में आने के बाद कोई कोर्स किया है, कोई भी एग्ज़ाम पास किया है, तो वो अगर उसको लगाकर आप कोई भविष्य में ईएमआर छोड़कर कहीं और जगह जाना चाहते हैं तो उस केस में वो आपका एडमिसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी सर्विस बुक में नहीं चढ़ेगा। सर्विस बुक में अगर वो नहीं चढ़ेगा तो वो डिपार्टमेंट ये मान के चलेगा कि सपोज़ आप टीजीटी साइंस है ना, तो आपको एमएससी करनी है, आपने एमएससी कर लिया डिपार्टमेंट को बिना बताए, फिर उसके बाद आपका सपोज़ केवीएस में पीजीटी में सिलेक्शन भी हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? आप अप्लाई करना चाहेंगे, एनओसी लेने जाएंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा 2 साल बाद, तो आपको एनओसी मिलनी शुरू हो जाएंगी दूसरे एग्ज़ाम, दूसरे पोस्ट के लिए भी। तो उसके बाद आप एनओसी के लिए अप्लाई करें तो डिपार्टमेंट बोलेगा भाई आप तो पोस्ट ग्रेजुएट है ही नहीं, अपने सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार आप तो अंडर ग्रेजुएट है, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कैसे कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, मैंने तो पीजी कर लिया था, एमएससी कर ली थी आकर डिस्टेंस मोड से। तो कहेंगे अच्छा एमएससी कर ली थी, तो वो तो आपकी सर्विस बुक में मेंशन नहीं है, आपने सर्विस में आने के बाद एनओसी किया तो अच्छी बात है, आप एनओसी दिखाइए कि आपने एमएससी करने के लिए डिपार्टमेंट से परमिशन मांगी थी। तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना होगा। तो आपकी भविष्य में कोई पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी वो सर्विस बुक में चढ़ा हुआ होना चाहिए। और सर्विस बुक में कोई भी डिग्री आपकी तभी चढ़ेगी जब आप उसके लिए एनओसी लिए हुए हों। अब कुछ सवाल ये उठते हैं कि सर आप मैं तो जो हूँ ये कोर्स पहले से कर रहा था, तो पहले से करने अब क्या करना है? मतलब ईएमआरएस में आने से पहले से मैं ये कोर्स कर रहा था डिस्टेंस मोड से। रेगुलर तो देखो, रेगुलर कोई कोर्स होगा तो वो तो छोड़ना ही होगा। अगर डिस्टेंस मोड से आप पहले से कोई कोर्स कर रहे थे, उस केस में भी आपको अपने प्रिंसिपल को ये रिटर्न इंटीमेशन देना है, और फिर उसके बाद उनसे ये स्कूल के लेटर हेड पे लिखवा के लेना है एनओसी के रूप में कि इस कोर्स से डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना भी है। दूसरी बात, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि आपने एक एप्लीकेशन लिख के दी प्रिंसिपल को कि हाँ भाई सर मुझे एमए करना है और आप मुझे एमए करने की अनुमति दीजिए। प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन पे साइन करके वापस कर दिया, नहीं, वो अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं होता है। वो सिर्फ एकमात्र रिसीविंग की तरह काम करेगा, वो आपका कि हाँ आपने इंटीमेशन दिया उसकी तरह, वो अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र वो प्रिंसिपल कभी भी मुकर सकता है कि मैंने कहाँ लिखा है कि स्कूल को या विभाग को आपकी हायर एजुकेशन से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिख के दिया, वो मेरे साइन करके दे दिया उसने वापस, नहीं। आपको एप्लीकेशन लिख के देना है प्रिंसिपल को, और स्कूल के लेटर हेड पर अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेना है। स्कूल के लेटर हेड पर आपको एनओसी लेना है, परमिशन लेना है कि हाँ डिपार्टमेंट को आपके एमए या एमएससी या जो भी कर रहे हैं इसको करने से कोई दिक्कत नहीं है, और आपको जो है वो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है इस कोर्स को करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको स्कूल के लेटर हेड पर वो लिखवा कर लेना है, नहीं तो मेयरली एप्लीकेशन पर अगर आप प्रिंसिपल के साइन करवा लेते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यही कुछ सवाल थे, मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लिया जाए आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे इसके लिए परेशान रहते हैं और काफ़ी मेरे पास पीछे अब तो नहीं आते, 1-2 महीने पहले तक काफ़ी क्वेरीज थी इस मामले में कि सर नया मुझे ये करना है वो करना है, प्रिंसिपल जो है वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसका समाधान हो गया है, और इसके रिगार्डिंग अभी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।